चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या है चीन की कमजोरी? आखिर ऐसा क्या खास है ताइवान में जिसे हासिल करने के लिए चाइना किसी भी हद तक जा सकता है और अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है? आखिर क्यों ताइवान की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब सकती है? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके साइज से फर्क नहीं पड़ता है कि वो छोटी है या बड़ी। इसी तरह से कई बार कुछ जगह भी ऐसी होती है जिनकी लोकेशन ऐसी होती है कि वो जगह काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में दिल्ली की लोकेशन ऐसी है कि पुराने समय से ही दिल्ली किसी भी रूलर के लिए इंपॉर्टेंट थी। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो ताइवान जैसी एक जगह ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ताइवान की बात करें तो ये चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी कंट्री ताइवान को कंट्रोल कर पाएगी वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकती है। जबकि ताइवान के बारे में बता दें कि ताइवान चीन से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी आबादी भी करीब 2 करोड़ के आसपास है। लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिकल वैल्यू ऐसी है कि चीन और अमेरिका जैसे दो बड़े पावरफुल देश इस पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। इसलिए अब चीन और ताइवान के बीच जब तनाव बढ़ गया था तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चीन और ताइवान के बीच अगर वॉर होता है तो ऐसे में हालात न सिर्फ रूस और यूक्रेन वॉर से भी ज्यादा भयंकर होंगे बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी बदतर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा आखिर क्यों है? इस बारे में जानने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा ताइवान की हिस्ट्री भी जान लेनी चाहिए ताकि टॉपिक को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सके। ताइवान के बारे में बता दे दोस्तों, ताइवान पर 1000 सालों से चिंग डायनेस्टी ने रूल किया था, लेकिन 1895 में जापान का ताइवान पर कब्जा हो गया, जिसके बाद अगले करीब 50 साल तक जापानी हुकूमत का ताइवान पर राज रहा। अब दोस्तों जिस समय जापान का ताइवान पर कब्जा था उसी दौरान चीन के कम्युनिस्ट्स और चीन के नेशनलिस्ट के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया। इस वॉर में कम्युनिस्ट की जीत हुई और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, या कहिए आज के करंट चीन वजूद में आया। लेकिन जब कम्युनिस्ट की जीत हुई तो नेशनलिस्टों का क्या हुआ? आप यही सोच रहे हैं ना? दरअसल दोस्तों हार के बाद जो भी नेशनलिस्ट थे वो ताइवान आ गए और उसके बाद से ही न ताइवान पर चीन फिर से कंट्रोल कर सका और न ही वहाँ के मौजूद नेशनलिस्ट पर। फिलहाल के ताइवान की बात करें तो आज की तारीख में ताइवान काफी डेवलप्ड हो चुका है, इतना कि डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में भी इसे शुमार किया जाता है। यही नहीं, अब ये वेस्टर्न ओरिएंटेड कंट्री की तरह बन चुका है। इसलिए आज के दौर में ताइवान किसी भी कीमत पर चाइना का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। लेकिन चीन की बात करें तो चीन अब भी ताइवान को चीन का हिस्सा ही समझता है। इसलिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी ताइवान को चीन में शामिल करने को चीन के एक हिस्टोरिकल मिशन की तरह समझते हैं। इसलिए माना जाता है कि चाइना अपनी जिद को पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं दोस्तों ताइवान के एक देश के तौर पर रिकॉग्निशन की बात करें तो चाइना में हुए सिविल वॉर को गुजरे करीब 7 दशक हो चुके हैं, लेकिन अब तक ताइवान यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं बन सका है। लेकिन दुनिया भर में करीब 15 छोटे देश ताइवान को ऑफिशियली कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, या कहिए कि मान्यता देते हैं। अब क्योंकि ताइवान यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए चीन भी इसे अपना ही हिस्सा मानने का दावा करता रहता है। यही नहीं, वो ताइवान को एक बागी प्रोविंस भी समझता है। इसलिए दोस्तों चीन दुनिया भर में किसी भी ऐसे देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता है जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ताइवान के मामले में अमेरिकी कनेक्शंस की बात करें तो अनऑफिशियली अमेरिका ताइवान का प्रोटेक्टर है। लेकिन क्योंकि चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए अमेरिका ताइवान को ऑफिशियली एक कंट्री का दर्जा नहीं देता है। अमेरिका के ताइवान का अनऑफिशियल प्रोटेक्टर होने के बारे में बता दे कि अमेरिका अब तक अरबों डॉलर के वेपन्स ताइवान को बेच चुका है और अब भी वो ताइवान को हथियार वगैरह प्रोवाइड कराता रहता है, जैसे हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स और सबमरीन्स तक शामिल हैं। यही नहीं दोस्तों, अमेरिका के समुद्री जहाज वगैरह भी ताइवान के समुद्र में क्षेत्र में महीने में एक बार जरूर पेट्रोलिंग करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टर होने की बात ऐसे भी साबित होती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी पिछले साल कहा था कि अगर ताइवान पर चीन की तरफ से हमला किया जाता है तो अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा और हर कीमत पर ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका चीन जैसे देश से क्यों भिड़ेगा? क्योंकि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स हो, तो इसका जवाब ये है कि अगर चाइना के पास बड़ी फोर्स है भी तो चाइना की कुछ कमजोरियां भी हैं। जैसे चाइना के नक्शे जो ज्योग्राफिकली देखा जाए तो हम देखते हैं कि चाइना की कोस्ट लाइन 14 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जो कि दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। चाइना का यह हिस्सा पैसिफिक ओशियन से मिलता है। अब चाइना की इकोनॉमी और लोगों की बात करें तो चाइना की आधी से भी ज्यादा आबादी इस कोस्ट लाइन की तरफ रहती है। वहीं चाइना के हांगकांग, शंघाई और शेंगजेंग जैसे सबसे बड़े शहर भी इसी कोस्ट लाइन के एरिया में। यही इन्हें कुछ शहरों पर चीन की 50% से ज्यादा इकोनॉमी भी डिपेंड करती है। साथ ही साथ इन शहरों से ही दुनिया भर में चाइना की सप्लाई चेन कनेक्ट होती है, यानी इन्हीं शहरों और इसी कोस्ट लाइन से चाइना दुनिया भर में चीनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जिन रास्तों से चीन अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करता है उन्हीं रास्तों में बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स भी पड़ते हैं, जैसे जापानीज आर्किपेलागो, फिलीपींस वगैरह वगैरह। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जितने भी आइलैंड्स हैं इन पर अमेरिका का अच्छा प्रभाव है, यानी कह सकते हैं कि इन सभी की अमेरिका के साथ अच्छी खासी बनती है। इस बारे में आपको बता दें कि अमेरिका ने इन सब के बारे में पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। उस समय जब कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर जीत हासिल की थी, उसी दौर में अमेरिका ने ऐसी फॉरेन पॉलिसीज प्लान की जिनके जरिए ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और वहाँ के आइलैंड्स पर अमेरिका का प्रभाव बना रहे। अब खुद सोचिए दोस्तों, अगर चीन के साथ इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है जिनमें चीन और अमेरिका वॉर की सिचुएशन पर आ जाए, तो अमेरिका सबसे पहले अपने समुद्री जहाजों और अपने दोस्तों की मदद से चाइना के इन्हीं रास्तों को ब्लॉक करेगा, ताकि
ताकि चाइना को इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि दोस्तों ताइवान इतना छोटा देश होने के बावजूद अमेरिका और चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो न सिर्फ अमेरिका के हाथ से एक इंपॉर्टेंट जैकपॉट निकल जाएगा, बल्कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में चाइना ताइवान के बाद दूसरे छोटे छोटे आइलैंड्स पर भी कब्जा कर ले। वेल दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और वजह है जिनकी वजह से ताइवान की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। आपको बता दें कि ताइवान में दुनिया की सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 65% सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन ताइवान में होता है। ये चिप्स दोस्तों वही चिप्स है जिनका इस्तेमाल छोटी मोटी मशीनरीज से लेकर मिसाइलों तक में किया जाता है। चाहे मोबाइल और कंप्यूटर जैसी नॉर्मल टेक्नोलॉजी हो या मिसाइलों जैसी टेक्नोलॉजी, हर जगह पर इन चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ताइवान में ये चिप्स ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC में बनाई जाती है। यही नहीं, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनीज इंटेल से लेकर एप्पल तक अपना चिप प्रोडक्शन TSMC से करवाता है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर चीन का ताइवान पर कब्जा होता है तो अमेरिका की इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से लेकर एडवांस मिलिट्री वेपन्स तक हर तरह की टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और इसका नुकसान सिर्फ एक ही देश को नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया का होगा। लेकिन आपको एक और दिलचस्प बात बता दें कि दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की मांग की 60% मांग यानी जरूरत चीन को है, और इसके 50% हिस्से के लिए चीन ताइवान पर डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो इसका बुरा असर खुद चीन पर भी पड़ेगा, है ना दोस्तों। मजेदार बात ये तो बात रही चीन के हमला करने पर क्या होगा या अमेरिका के हमले से क्या होगा, लेकिन दोस्तों हमले की सूरत में अगर ताइवान ने चिप का प्रोडक्शन रोक दिया तब न सिर्फ अमेरिका और चीन को नुकसान उठाना पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर ताइवान पर हमला होता है तो हो सकता है कि दूसरे देश भी इस जंग में कूद पड़े, और ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे पेज को लाइक भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।